सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesh.air442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। हमारी पॉलिटी की वन लाइनर सीरीज चल रही थी जिसमें हमने चैप्टर 16 तक कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 17 से शुरू करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये जो सीरीज़ है आपकी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जिन लोगों ने अब तक वीडियोज़ देखे हैं उनको ये बात क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से होलिस्टिकली हम क्या करते चल रहे हैं, टॉपिक्स को कवर करते चल रहे हैं पीवाईक्यूज़ के माध्यम से। और बहुत डिटेल्ड वे में मैंने आपको पीवाईक्यूज़ डिस्कस करवाए हैं। और इसमें सिर्फ जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड्स में, हमने सिर्फ उसकी बात नहीं करी है, उसके अलावा वैल्यू एडिशन भी करा है। हमने कई सारे लॉजिक्स भी लगाए हैं। ठीक है, तो यूपीएससी एज वेल एज जितने भी स्टेट पीसीएस हैं आपके, सब में हेल्प करेगा ये। एज वेल एज जो एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जल्दी से। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द responsibility of Indian government to protect states from external aggression and internal disturbance। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। आर्टिकल नंबर 355 होगा। अब इसको बेसिकली हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन लिखा हुआ है, इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ है। तो एक्सटर्नल एग्रेशन का क्या मतलब हो सकता है? बाहरी आक्रमण, है ना। और इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब आंतरिक अशांति। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं और इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, वेस्ट बंगाल का। हमने कल भी शायद इसको डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से करवा देता हूँ ताकि आपका काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाए। तो जब हम बात करेंगे इसकी तो आपको ये समझना होगा कि वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस बहुत बड़े स्तर पर हुआ था आफ्टर दी इलेक्शंस। लोकसभा के इलेक्शंस हो चाहे विधानसभा के इलेक्शंस हो, वहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस यानी कि राजनीतिक हिंसा कई बार देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसे थे जिन्होंने रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट वोट किया। ठीक है, तो वहाँ पे हमको पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिला। एंड एक जो दूसरी चीज़, तो ये क्या हो गया, ये जो वायलेंस हुआ ये वहाँ के लोकल्स के द्वारा किया गया। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया जो वहाँ पे रूल कर रही थी। तो इसको हम क्या कह देंगे, इट वाज अ काइंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये आंतरिक अशांति थी। इसमें कई बार ऐसा भी देखने को हमें मिला कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया। ठीक है, फिर जब हम एक्सटर्नल एग्रेशन की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, हमें पता है कि बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल का, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं बांग्लादेश के, वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं भारत में, जिनको बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, इनफिल्ट्रेटर्स। ठीक है, तो भाई ये एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है और स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो आप दो काम कर सकते हो। वन थिंग इज कि आपने एक तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि आप ये कह दोगे कि फेलियर हो गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। ठीक है, या फिर जो दूसरा तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप आर्टिकल 355 का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये केंद्र सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी स्टेट को बचाने की, एक्सटर्नल अग्रेशन से भी और इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी। ठीक है, तो आर्टिकल 355 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो काफ़ी बिगड़ गई है, उसको अपने कंट्रोल में ले सकती है फॉर सम टाइम, ताकि वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको क्या किया जा सके, नॉर्मलाइज किया जा सके। ठीक है, तो ये केस स्टडी वेस्ट बंगाल की याद रखना बहुत काम आएगी। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को, मतलब हमें क्वेश्चंस को सिर्फ रटना नहीं है कि ये आर्टिकल है, हमें उसके पीछे के लॉजिक को भी समझना है ताकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम समझ पाएँ। ठीक है, वो हमने वेस्ट बंगाल की सिचुएशन के हिसाब से समझी। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जब गुजरात में दंगे हुए थे, कब हुए थे, इनफेमस 2002 में। ठीक है, तो उस टाइम पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो क्या कर सकती थी, उसको आर्टिकल 355 के तहत उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले सकती थी और जब तक वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो जाती तब तक लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के हाथ में आ जाता। ठीक है, ऐसा हो सकता था। फिर अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल है, आर्टिकल 352, इसमें कुछ नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज
प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, तब क्या होगा? तब उस समय पे जो पावर्स हैं लेजिस्लेचर की स्टेट की शैल बी एक्सरसाइज्ड बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि 356 का प्रयोग किया गया, यानी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, यानी क्या लग गया है? राष्ट्रपति शासन। अब जब राष्ट्रपति शासन लग गया है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? जो वहाँ की विधानसभा होती है वो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, तो विधानसभा सस्पेंड भी हो सकती है और विधानसभा भंग भी हो सकती है। तो भंग होने को हम कहते हैं डाइल्यूट हो जाना। ठीक है, तो अगर विधानसभा डाइल्यूट हो गई है तो कोई भी एमएलए नहीं रहेगा। सब लोग अपनी जो एमएलए की पोस्ट है उसको खो देंगे। लेकिन जब विधानसभा सस्पेंड हुई है उसका मतलब क्या होगा? एमएलए रहेगा। इसमें एक सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई अब जो कंट्रोल है वो इनके पास में नहीं रहा, विधानसभा का कंट्रोल जो है वहाँ पे बैठे लोगों के पास में नहीं रहा। लेकिन जब डाइल्यूट हो जाएगी उसका तो सीधे से मतलब हो गया कि एमएलए इज नॉट एमएलए, राइट। इससे क्या होगा? जो एमएलए है, ठीक है, वो एमएलए नहीं रहेगा। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पेप्सू। ये आप याद कर लेना, एक फैक्ट हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 359। तो देखो, जब हम बात करते हैं कब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होती है आर्टिकल 352 के तहत, तब क्या होगा? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन दो आर्टिकल्स ऐसे होंगे जिनकी इन्फोर्समेंट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, जिसमें आर्टिकल 20 होगा और 21 होगा। तो आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो अब जब नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 1975 में लगी थी, कब लगी थी? 25 जून को। तब क्या हुआ था? उस टाइम पर तो आर्टिकल 21 भी सस्पेंड कर दिया गया था। और इसके लिए केस है सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशरी का हमारी, वो याद होना चाहिए, एडीएम जबलपुर केस। ठीक है, तो इस एडीएम जबलपुर केस में क्या कहा गया था कि भाई आर्टिकल 21 भी सस्पेंड हो सकता है जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो। तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि उस टाइम पे जो जुडिशरी है उसने सरकार के सामने सुकुम्ड कर दिया था, यानी घुटने टेक दिए थे। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट सो फार हैज़ बीन यूज्ड? वो है आर्टिकल नंबर 360। ठीक है, आर्टिकल 360 किस बारे में है? इट इज़ अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आज तक हमारे देश में एक बार भी आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, एक टाइम पे सिचुएशन ऐसी बनी थी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, वो थी 1991 की। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी। लेकिन उस टाइम पे भी हमें आईएमएफ से लोन मिल गया और इसकी मतलब हमें नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगानी पड़ी। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी इफ देयर इज अ थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहले क्या होता था, एक समय पर जब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, तब उस टाइम पर यहाँ आर्म्ड रिबेलियन शब्द ना होके जो शब्द चलता था वो चलता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन आज के टाइम पे चलता है आर्म्ड रिबेलियन। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो शब्द था ये थोड़ा वेग था और इसमें एम्बिग्विटी थी। एम्बिग्विटी मतलब जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, तो उसका मिसयूज हो सकता है इस वर्ड का। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं प्रोन टू मिसयूज। इसी वजह से जो शब्द है उसको बदल के आर्म्ड रिबेलियन कर लिया गया, ताकि जो शब्द है वो ज़्यादा कैसा हो जाए, स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। और टू चेक दी मिसयूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑन विच डेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजिंग हिज पावर्स डिक्लेयर्ड बाई प्रोक्लेमेशन दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्टेड वेयर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वॉज थ्रेटन्ड बाई इंटरनल डिस्टर्बेंस। 25 जून 1975 को ऐसी घोषणा की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। विच कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, थ्रेट टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये एक आधार नहीं हो सकता है। जैसे हमें अब क्या पता है कि उसके लिए थ्रेट टू इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह जो आधार आ चुका है उसका क्या नाम है, आर्म्ड रिबेलियन। देखो, ठीक है, तो आर्म्ड रिबेलियन वो आधार होगा जिसके बेसिस पे क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, ना कि
थ्रेट टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्यों? क्योंकि ये शब्द अपने आप में बहुत ज़्यादा वेग नज़र आता है हमें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल इन नेचर, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 352 हैज़ प्रोविजंस टू डील विद द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। आर्टिकल 352 नहीं होता, 356 होता है, ठीक है। और फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होने पर आर्टिकल 356 के तहत क्या लगता है? प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, एक्सटर्नल एग्रेशन एक कारण हो सकता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो सकता है इन स्टेट्स, और फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए 360 होता है आर्टिकल नंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर के लिए 352 होता है, सॉरी 356 होता है, और एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए क्या होता है? 352, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी यही है, आर्टिकल 352 के ऊपर है, अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्सटर्नल इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 352? इट इज प्रोक्लेम्ड बाई प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। इट शुड बी अप्रूव बाई पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसका जो अप्रूवल होता है वो 1 मंथ के अंदर होना चाहिए। किसका? नेशनल इमरजेंसी का। और 2 मंथ के अंदर जो अप्रूवल होना चाहिए वो होना चाहिए आपका प्रेसिडेंट रूल का प्लस फाइनेंशियल इमरजेंसी का, ठीक है। तो पहले नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल भी 2 मंथ के अंदर अंदर होता था, लेकिन फिर एक अमेंडमेंट हुआ जिसको हम कहते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसने क्या कहा कि भाई नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के बाद में उसका अप्रूवल 1 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है, ताकि नेशनल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी हम क्या लेके आए, परेशानी लेके आए। मतलब क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगाना बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस में होना चाहिए जब देश के पास में कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी का ताकि मिसयूज़ ना हो सके इस वजह से 2 महीने से हटा के उसका अप्रूवल 1 महीने कर दिया गया है, ठीक है। इट शुड बी अप्रूव्ड बाई पार्लियामेंट बाई 2/3 मेजोरिटी, ये बात बिल्कुल ठीक है। 2/3 मेजोरिटी होती है स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि विशेष बहुमत। तो नेशनल इमरजेंसी लगाना जो है उसके लिए विशेष बहुमत की हमें आवश्यकता है, और नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए हमको सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये सारे स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन विच सर्कमस्टेंसेज? या तो युद्ध हो गया हो, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण हो गया हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, ठीक है। मेनली ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन द स्टेट? गवर्नर की सलाह पर होता है ये कहाँ। अब इसमें है कि किन किन राज्यों में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। तो ये जो है हमने 2019 तक का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। आप इस डेटा को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो खुद से। आपको क्या करना है, गूगल करना है, और मणिपुर में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगाया वो देखना है, यानी स्टेट इमरजेंसी लगी है। उत्तर प्रदेश में भी वही काम करना है, बिहार में भी और ओडिशा में भी, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बिल्कुल ठीक बात है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब होती है उस टाइम पर ही आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से आर्टिकल 356 को, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, उसको कई बार हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह देते हैं, यानी कि संवैधानिक आपातकाल, ठीक है। अ प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल कैन बी रिव्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसने क्या कर दिया, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको रिस्टोर कर दिया, ठीक है। दिस प्रोक्लेमेशन हैज़ टू बी अप्रूव बाई ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसकी, प्रेसिडेंट रूल की, तो उसका अप्रूवल 2 महीने में चाहिए होता है। विच इज़ द टाइम लिमिट फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ एन एमरजेंसी पीरियड बाई द पार्लियामेंट 1 मंथ, क्योंकि यहाँ पे जो एमरजेंसी अगर केवल लिखा हुआ है तब हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट नेशनल इमरजेंसी मानते हैं। कोई कह सकता है कि सर यहाँ पे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो सकता है, तब ये 1 मंथ की जगह 2 मंथ हो जाएगा। तो बात यह है कि 2 मंथ यदि होना है हम तभी मानेंगे उसको जब स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी दिया हो। अगर केवल इमरजेंसी लिखा हुआ इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन 1 मंथ, सिंपल है। हु सेड द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के साथ धोखा हो गया है, नाम्बियार जी ने कहा है। हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज हैव बीन इनविसाज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 3, भारत के संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसीज का विचार किया गया है, ठीक है। ड्यूरिंग
नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पीपल कैन बी एक्सटेंडेड टिल इमरजेंसी लास्ट बट ओनली बाई 1 ईयर एट अ टाइम। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगी 1975 में और हम मान लेते हैं वो चली 1990 तक, यानी 15 साल नेशनल इमरजेंसी चली। तो यानी क्या हो सकता है, 15 साल तक एक ही लोकसभा एक्सटेंड करी जा सकती है, ठीक है। यानी कि कोई जो 1975 में पीएम बना या पीएम बनी थी इंदिरा गांधी, वो 15 साल तक बिना इलेक्शन लड़े ही क्या रह लेंगी, पीएम रह लेंगी। लेकिन जो लोकसभा का कार्यकाल जो है उसको जो एक्सटेंड किया जा सकता है उसकी अवधि को, वो एक बार में 1 साल के लिए ही किया जा सकता है। यानी इंदिरा गांधी को क्या करना होगा, हर वर्ष लोकसभा के कार्यकाल की अवधि को बढ़ाना होगा। 1975 में बढ़ाओ, फिर 76 में बढ़ाओ, फिर 77 में बढ़ाओ और अपनी सरकार को चलाते रहो, ठीक है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम किसी को भी ले सकते हैं। हमने जैसे इंदिरा गांधी जी को लिया, हम प्रेजेंट पीएम को भी ले सकते हैं, ठीक है, या फ्यूचर में जो पीएम बनेगा उसको भी ले सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट रूल जो है मैक्सिमम 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है। ये क्यों किया गया है, ताकि प्रेसिडेंट रूल लगा के केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, है ना। सेंटर शुड नॉट मिसयूज इट्स पावर्स अंडर आर्टिकल 356, इस वजह से ये नियम बनाया गया है। द टर्म ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाई दी पार्लियामेंट। सिंपल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जो हैं आप डालें। आपके जो कमेंट्स हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के और भी वीडियोज़ लेके आने के लिए।